हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बेदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 16 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सुन्नी और शिया किस धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय हैं ये, सुन्नी और शिया। अगला क्वेश्चन है, चिनकिलिस खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। निजाम उल मुल्क को चिनकिलिच खां के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं ध्रुपद। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु था। तानसेन भारत के प्रसिद्ध और महान संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तानसेन भारतीय संगीत शैली ध्रुपद से संबंध रखते थे। इन्होंने स्वामी हरिदास से ध्रुपद शैली की शिक्षा ग्रहण की थी। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार आदि रागों की रचना तानसेन ने की थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ का शीर्षक दिया था। नेक्स्ट, शरिया कानून डैश समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। इस्लाम में शरीयत का तात्पर्य धार्मिक विधि शास्त्र से है। वे कानून जो कुरान शरीफ तथा हदीस के विवरणों पर आधारित होते हैं तथा इस्लाम के आचार व्यवहार का पालन करते हैं, शरीयत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काकतीय वंश से संबंधित थी ये। वारंगल यानी तेलंगाना के वारंगल की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 तक जिनका शासनकाल रहा, काकतीय वंश से संबंधित थी। इनका जन्म काकतीय वंश के राजा गणपति देव के यहाँ हुआ था तथा पिता के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात 14 वर्ष की उम्र में रानी रुद्रमा देवी ने शासन संभाला। महाकालेश्वर मंदिर इन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है। यह भारत के बाहर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिणा मूर्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था? आई रिपीट, डेसिनगानाडु कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल्लम। कोल्लम शहर को प्राचीन समय में डेसिनगनाडु कहा जाता था। डेसिनगनाडु कहा जाता था। यह केरल में अरब सागर के तट पर अष्टमुडी झील के निकट बसा एक बंदरगाह नगर है। इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में इसे भारत के 5 बड़े बंदरगाहों में शुमार किया था। इस शहर की स्थापना 9वीं शताब्दी में सीरिया के व्यापारी सफीर ईसू ने की थी। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में।
चार मीनार आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। इसका निर्माण वर्ष 1591 में कुतुब शाही साम्राज्य के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसका निर्माण प्लेग की समाप्ति की याद में करवाया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर में जंतर मंतर नहीं है। नागपुर शहर में जंतर मंतर नहीं है, जबकि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में जंतर मंतर स्थित है, जिसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान भव्य किलों, महलों और सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जैसलमेर किले को गोल्डन किला भी कहा जाता है, जिसका निर्माण राजपूत योद्धा रावल जैसल द्वारा 1156 ईस्वी में करवाया गया था। यह राजस्थान के पहाड़ी किलों में से एक है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। गोलकुंडा किले का निर्माण डैश शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वीं शताब्दी में किया गया था। गोलकुंडे किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम में स्थित एक दुर्ग है। पूर्व काल में यह कुतुब शाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। गोलकुंडा किले को 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। इससे दुनिया को कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले हैं, जैसे कोहिनूर का हीरा, होप डायमंड, नसाक डायमंड एवं नूर उल अन आदि। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को डैश में बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जौनपुर में। कहां बनाया था? जौनपुर में। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह सरकी शासकों की राजधानी भी रहा है। अटाला मस्जिद में जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में बनवाया, जिसमें मीनारें नहीं है। पहले यह मस्जिद जौनपुर का अटाला देवी मंदिर था। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे, जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 1253 से 1325 के बीच 7 सुल्तानों का शासन इनका देखा जाता है। ये प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। इन्होंने खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इन्हें पारंपरिक तबला व सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। तानसेन या रामतनु पांडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। इन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में से भी गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नड़ में। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन से पहले डिटेल देख लेते हैं। गुरु बसव 12वीं शताब्दी के धार्मिक सुधारक, उपदेशक, धर्म मीमांसक और राजा बिज्जला प्रथम जो चालुक्य शासक थे के कोषागार प्रबंधक थे। गुरु बसव पुराण के रचयिता भी हैं। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने डैश का राज्य स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना की। अनंगपाल राजपूत वंश से संबंधित था। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना ढिल्लिका के नाम से की थी। भारत में मध्यकाल डैश शताब्दी से शुरू होता है और डैश शताब्दी में समाप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8वीं और 18वीं। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त हो जाता है।
इसके दो भाग देखने को मिलते हैं, प्रारंभिक मध्यकालीन युग जो 8वीं से 11वीं शताब्दी तक है, तथा उत्तर मध्यकालीन युग जो 12वीं से 18वीं शताब्दी तक है, जिसे मुगल काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, डैश से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ का यादवेंद्र गार्डन जिसे पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, इस गार्डन का निर्माण औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। पिंजौर गार्डन को पहले मुगल गार्डन भी कहा जाता था। वास्तव में यह गार्डन वास्तुशिल्प कला का अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए ताजमहल है, बड़ा एवं बड़ा, सारनाथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सफदरजंग का मकबरा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है, जबकि ताजमहल आगरा में, बड़ा एवं बड़ा लखनऊ में, और सारनाथ स्तूप ये वाराणसी, और ये सभी उत्तर प्रदेश में है। चश्मे शाही डैश भारत में स्थित पूर्व मुगल बालों में से एक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर। चश्मे शाही उद्यान कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक प्राचीन उद्यान है, जिसे 1632 ईस्वी में अली मर्दन खान ने बनवाया था, जो मुगल सम्राट शाहजहां का गवर्नर था। यह श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल उद्यान है, जिसकी लंबाई 108 मीटर, चौड़ाई 38 मीटर है, और इस उद्यान को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहां हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी? ये बंगाल में हुई थी। सबसे पहले बंगाल में हुई थी। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हुगली नदी पर किया गया था ये। बंगाल में अंग्रेजों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट 1651 में बंगाल में अंग्रेजों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट वर्ष 1651 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। वह बंगाल के सूबेदार शाह सूजा, जो शाहजहां का दूसरा बेटा था, इसने एक फरमान जारी कर कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार व उड़ीसा में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था। शाह सूजा की अनुमति से बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन को इस कारखाने का प्रधान नियुक्त किया गया था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला कारखाना खोला था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला। उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों में से सबसे पहला आगमन पुर्तगालियों का हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। ये एक पुर्तगाली नाविक था, जो अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पकडाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। यहाँ के स्थानीय शासक पैतृक उपाधि जमोरिंथी ने उसका स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की? तो देखिए वही क्वेश्चन है, किसने की थी? बस इस बार आपको बता देना है कि पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को, देखिए ये डेट अलग अलग मिल सकती है। ठीक है,
1498 ये फिक्स सन फिक्स रहेगी, बाकी डेट अलग मिल सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डेट नहीं पूछेगा। अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने 1492 में की थी। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 में गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 15 अगस्त 1955 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया और जनता ने जनमत संग्रह की मांग की, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया। परिणामतः भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा, दमन एवं दीव मुक्त करा लिया तथा तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां प्रांत बन गया। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1510 एडी में। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले डिटेल देख लेते हैं। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया गया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकुर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का नाविक था। ये कहां का था? स्पेन का था, आप ध्यान रखिए, जिसने भारत के समुद्री मार्ग खोजने के बजाय अटलांटिक महासागर में भ्रमित होकर अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ। 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में हॉकिंस सूरत पहुंचा। वह अकबर के नाम लिखा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा और सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। सम्राट ने अनुमति दे दी, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर 1613 ईस्वी में शाही फरमान द्वारा जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार सूरत में अंग्रेजों द्वारा पहली स्थायी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1877 में। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। इनका पूरा नाम महारानी विक्टोरिया था। इन्हीं के नाम पर भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया। डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निदेशक, उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब कर्नाटक पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मद्रास। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 और 48, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 ईस्वी का विस्तार था।
कैप्टन बॉर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए, जो युद्ध का तत्कालिक कारण बना। इसके परिणाम स्वरूप मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डने ने मद्रास पर अधिकार कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैप्टन पेरोडोइज की फ्रांसीसी सेना और तथा महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब सेना के मध्य लड़ा गया। फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को सेंटे थोमे नामक स्थान पर पराजित किया। इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्सला-सापेल की संधि 1748 में हुई थी। इसी के साथ, क्योंकि इस संधि के कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है अकबर। अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नामक कंपनी बनाई, जिसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से की थी। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। उस समय भारत का शासक मुगल सम्राट अकबर था, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। यह मुगल काल का सबसे महान शासक था। भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हुगली नदी के किनारे है ये। भारत में फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर बना एक किला है। इस किले का निर्माण 1781 में हुआ था। इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। वेलेजली के समय में इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट एंजेलो फोर्ट। सेंट एंजेलो फोर्ट केरल के कन्नूर नगर में स्थित है। कहां पर है ये? केरल के कन्नूर नगर में। किसकी बात करें हम? सेंट एंजेलो फोर्ट की। इसका निर्माण 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मोडा द्वारा करवाया गया था। पुर्तगालियों के बाद यह डचों का नियंत्रण हो गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। अगला क्वेश्चन, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एंग्लो बांग्ला। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु एंग्लो बांग्ला युद्ध इनमें शामिल नहीं था। 23 जून 1757 को बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें नवाब की हार हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूती एवं रेशम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले सूती एवं रेशम के बने मुलायम कपड़ों, मसालों और मोती आदि का निर्यात करता था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1600 से 1612 के बीच। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा मुक्ति आंदोलन। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? तो ये था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। 1600 ईस्वी में भारत ने व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए
महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था 1498 में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्र की खोज हुई, नए समुद्र मार्ग की। वास्को डी गामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो ये कब की बात है? 1498 की बात है। स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो ये कौन सी नहीं थी? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए इसका आंसर। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16वीं सदी में। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में व्यापारिक फैक्ट्री खोली, पहली व्यापारिक फैक्ट्री। व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत के कालीकट, कन्नूर और कोचीन प्रमुख पुर्तगाली केंद्रों के रूप में उभरे। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मोहर लगा दी। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटी पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीकट। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहां पहुंचा था? तो ये पहुंचा था कप्पकडाबू, केरल। 17 मई 1498 में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दे दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई 7 द्वीपों का समूह है। मुंबई कितने का? 7 द्वीपों का समूह है, जिसे 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से छीना था। पुर्तगालियों ने वर्ष 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय तथा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी बुरागांजा के विवाह के अवसर पर दहेज स्वरूप मुंबई चार्ल्स द्वितीय को भेंट कर दिया। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये भारत में निर्मित अंग्रेजों द्वारा पहला किला था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। इसकी स्थापना 1640 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी फ्रांसिस डी ने मद्रास में करवाई थी। इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। केप ऑफ गुड होप कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में है। ये केप ऑफ गुड होप को उत्तमासा अंतरीप भी कहा जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने उत्तमासा अंतरीप होकर ही भारत की खोज 1498 में की थी। आज का अंतिम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 31 दिसंबर ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी कर अंग्रेज व्यापारियों को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
बता दें कि यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, किसी भी एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।